everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसका एग्जाम शेड्यूल्ड है ऑन 22 नवंबर 2026 एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यदि आप इस सीरीज को पहले ही से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन ऐसे सभी एस्पिरेंट्स जो पहली बार प्रो पीसीएस चैनल के अंडर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सबके लिए एक छोटा सा क्विक इंफॉर्मेशन शेयर कर देना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज आप देख रहे हैं प्रज्ञान सीरीज, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, इस सीरीज के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो पार्ट बी है आपके सिलेबस का साइंटिफिक ऑफिसर उसको कवर कर रहे हैं यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, जिसमें हर एक वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग 35 to 40 मिनट्स का हमने रखा है ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समय से जल्दी समझ में आ जाए। एंड इसके साथ साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फॉर इंस्टेंस दिस इज क्लास 9th ऑफ एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी प्रज्ञान सीरीज वेयरइन वी आर गोइंग टू कवर द थ्योरी ऑफ ओवरव्यू ऑफ स्किन हेयर एंड नेल्स, राइट। इसके बाद जो क्लास होगी दैट विल बी क्लास 10, वहां पर हम इसके ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लास्ट वीक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मैं ट्रैवल कर रही थी एंड इसलिए जो वीडियोस थे वो कंटिन्यूअस नहीं थे, बट जो कमिंग वीक आएगा उसमें जो वीडियोस हैं आपको कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिलेंगे। ओके, ऑलराइट। तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया हम ऑफिशियली सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं। हमने फॉरेंसिक बायोलॉजी, स्कोप, प्रिंसिपल, एथिक्स एंड सिग्निफिकेंस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर ये कवर कर लिया है। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसमें जो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी टॉपिक है ये हम क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर करेंगे तो वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द यूनिट हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने क्लास 8 में कंप्लीट कर लिए हैं। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद स्किन, हेयर एंड नेल्स, ओके। बट एज पर द स्कोप ऑफ द सिलेबस वी आर ओनली कंसर्न विद द ओवरव्यू, राइट। अगर आप बात करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तो अकेले हेयर और नेल में काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, राइट। स्किन में काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं, लेकिन हमें एनाटॉमिकल स्टडी नहीं करनी है, हमको सिर्फ ओवरव्यू समझना है एज पर द सिलेबस, ओके। इसके साथ साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास हम फॉरेंसिक इंपैक्ट भी पढ़ेंगे स्किन एंड हेयर एंड नेल्स का। यानी कि अगर आप स्किन, हेयर एंड नेल्स पढ़ रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट द नेम स्टेट्स फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी, राइट। सो वी आर going to study fundamental of forensic biology and under the unit we are going to study skin, hair and nails. So we should know the importance of his skin, hair and nails in forensic biology. क्या इस्तेमाल होता है forensic biology में skin, hair and nails का, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे स्किन का, हेयर एंड नेल्स का, और उसके बाद इनका क्या यूज है इन द फोरेंसिक बायोलॉजी, ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि अगर हम हेयर एंड नेल्स के बारे में बात करते हैं ना तो हेयर एंड नेल्स दे आर दी स्किन अपेंडेजेस, ओके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो आपको लेटर ऑन क्लास में समझ में आएगा। सो अपने साथ प्लीज एक नोटबुक रख लीजिए एंड इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है ना तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि प्रो पीसीएस चैनल में आपको साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का प्लेलिस्ट दिखेगा, ठीक है। उस प्लेलिस्ट पे सारी जो क्लासेस हैं वो मैंने अपडेट कर दी हैं, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। यदि पहली क्लास को आप देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप क्लास 1 से लेकर 8 तक देखिए और उसके बाद इस क्लास पर आइए, बिकॉज तभी आपको चीजें सीक्वेंस वाइज समझ में आ पाएंगी, ओके, ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। प्लीज अपने साथ एक नोटबुक रख लीजिए और जहां भी कोई चीज समझ में नहीं आए आपको, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप तक ऑथेंटिक कंटेंट पहुंचा सकूं। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू इम्पार्ट द बेस्ट टू यू ऑल। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी फीडबैक है आप प्लीज मुझे बताइए, अगर उससे जो कंटेंट का क्वालिटी है या वीडियो का क्वालिटी है वो इंक्रीज होगा तो मैं डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो बताइए, अगर आप चाहते हैं कि क्या चीजें और क्लास में हो सकती है तो उसके लिए भी यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई स्किन, ठीक है, हमें पता है स्किन हमारी बॉडी का एक आप कह सकते हैं ऑर्गन है, राइट। बट आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, सो दे विल फेल टू आंसर दैट, ओके, ऑलराइट। बट देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारी स्किन की, व्हेन यू सी योरसेल्फ इन अ मिरर, what is the most that you see out of yourself? आप सोचो कि अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में क्या दिखता है? स्किन,
राइट? सो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, रिमेंबर दैट, ठीक है? अगर आप स्किन की बात करते हैं सो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ओके, नाउ देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने अपनी स्कूल एजुकेशन में पढ़ा होगा स्किन के बारे में, राइट? बट बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट आपका यूजी और पीजी लेवल, तो यूजी और पीजी लेवल पे आप स्किन डेफिनेटली नहीं पढ़ते हैं, राइट? अगर आप लाइफ साइंस में जोलॉजी के स्टूडेंट है तो भी स्किन, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, राइट? बट आपने डेफिनेटली अपने जो स्कूल एजुकेशन का आपका कोर्स रहा होगा वहां इसे कवर किया होगा। तो यदि आप ऐसे हैं कि आप बिल्कुल ही भूल चुके हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने की, लेकिन प्लीज आप अपनी अगर स्कूल बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको स्किन चैप्टर पढ़ाया गया था, ह्यूमन बॉडी के अंडर पढ़ाया गया होगा, तो प्लीज एक बार आपको हार्डली 5-6 मिनट्स लगेंगे उसको एक अच्छा रीड देने के लिए, उसे पढ़िए, ताकि जो बेसिक सी चीजें हैं ना जो आपको बननी ही चाहिए क्योंकि वो आप स्कूल से पढ़कर आए हैं, तो वो एक बार आप रिकलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो इफ यू टॉक अबाउट स्किन, नंबर 1 हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, दैट इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है? एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है? एंड इफ यू टॉक अबाउट द function of skin, right? So remember that it provides the body shape and support. Remember that, okay? यहाँ पे कुछ grammatical error है. The largest organ of human body and it provides shape and support to the body. Okay, alright. तो अगर हम skin के बारे में बात करते हैं, outermost, I'm so sorry, let us eliminate this from here. आई थिंक दैट देयर इज सम ग्लिच। तो ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा आप अलग कर दीजिए, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट सपोर्ट, तो एज होल देखिए, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, राइट? बट शेप एंड सपोर्ट स्पेसिफिकली अगर किसी का फंक्शन कहा जाए तो वो स्किन का नहीं होता, वो स्केलेटल सिस्टम का होता है, राइट? सो आई थिंक देयर वाज सम प्रिंटिंग एरर ओवर हियर. स्किन इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ योर बॉडी एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन. दिस इज इट, ओके? इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब हमें ये पता है ना कि मैम ये एंटायर बॉडी को कवर करता है, ये हमको पता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपसे पूछ लिया जा सकता है, दैट इट इज 15% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट, right? If we talk about the largest organ of your body, the largest organ is skin, okay? And it covers 15% of total body weight. अगर आपका total body weight देखेंगे तो approximately 15% of your total body weight is your skin, okay? Now if we talk about the function of the skin, major function skin का अगर आप देखेंगे, so it acts as a protective barrier between the body and the external environment. आप खुद सोच के देखिए, आपके जो internal body organs हैं के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में बैरियर कौन है? स्किन है ना, राइट? सो इट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एंड ये आपके बॉडी के थर्मो रेगुलेशन या होम्योस्टैसिस के लिए भी मदद करता है. आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर आपकी बॉडी मेंटेन करने को टेंड करती है, ओके? द फिनोमिनन जिसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं. आई एम नॉट डिफाइनिंग द वर्ड, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड यूजिंग सम सिंपलर टर्म्स ओवर हियर, ठीक है? तो प्लीज ये नहीं कहिएगा कि मैम ये तो डेफिनेशन नहीं होती. योर बॉडी, इफ यू टॉक अबाउट मैमल्स, वी टेंड टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? होम्योस्टैसिस, थर्मो रेगुलेशन में भी आपका जो स्किन है वो मदद करता है, ओके? ऑलराइट. आप पूछेंगे कैसे, ठीक है? तो अभी आपको पता है कि आपकी जो स्किन है स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं उसमें, राइट? और स्वेट जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपको समझ में आया? इफ यू टॉक अबाउट स्किन, इट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर and it accounts for around 15% of your total body weight. It acts as a protective barrier between the body and the external environment, and it also helps maintaining homeostasis for your body. ठीक है? चलिए अब हम जल्दी से फंक्शन समझ लेते हैं क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है. इस पर बेस कुछ भी आएगा आपको बन जाएगा, ये बहुत ईजी है, राइट? हमको जहां पर मेन फोकस करना है वो हम देखेंगे, बट मैं ये भी इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि हम कई बार एग्जाम में जिन चीजों को लाइटली ले लेते हैं उन पर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्किन, the primary function is protection because it's a protective barrier. We just talked about it, right? So अगर आप skin के बारे में बात करेंगे तो ये protect करता है, लेकिन protect किससे करता है ना? बॉडी को किससे प्रोटेक्ट कर रहा है स्किन, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट? सो नंबर 1 इज द मैकेनिकल इंजरी. अगर आपके बॉडी को कोई भी मैकेनिकल इंजरी है, वो कैसे हो सकती है? फ्रिक्शन अगर हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, राइट? तो मैकेनिकल इंजरी पॉसिबल है. तो आपके जो टिश्यूज हैं आपकी बॉडी में, उनको शॉक्स और फ्रिक्शन से कौन बचाता है? आपका स्किन. और इसी फिनोमिनन को हम मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करना कहते हैं, ठीक है? तो जो भी फ्रिक्शन की वजह से या शॉक्स की वजह से अगर टिश्यूज पर कोई इफेक्ट आ सकता है, वो मैकेनिकल इंजरी है, और उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका स्किन.
ठीक है। एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट स्किन, इट प्रोटेक्ट्स वाटर लॉस, एक्सेसिव इवेपोरेशन जो वाटर का होता है उसको प्रिवेंट करने का काम आपका स्किन कर रहा है। माइक्रोबियल इन्फेक्शन, अब आप यहाँ ध्यान से समझिए कि बिकॉज इट इज अ बैरियर, राइट, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके बीच में एक बैरियर है, तो कोई भी जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है उसकी एंट्री को भी प्रिवेंट करता है आपका स्किन, आपका बैरियर। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन में जो पिगमेंट है मेलेनिन, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द हार्मफुल यूवी रेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एंड यूवी रेडिएशन, एंड दिस इज नॉट इट, बहुत सारे आप अगर चाहें तो बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल करके प्रोटेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, बट द प्राइमरी थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम आपके स्किन का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सेंसेशन। तो चलिए हमने अभी तक ये समझ लिया है कि हमारी जो स्किन है उसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके साथ साथ हमने देखा कि भाई प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंसेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरा सोचिए कि कोई टच आप सेंस ही ना कर पाए तो, आप टच को सेंस ही ना कर पाए तो, कोई भी स्पेसिफिक प्रकार का जो प्रेशर होता है आप उसको सेंस ही ना कर पाए तो कैसा आप फील करेंगे। सिर्फ इसको सोच के देखिए, आप कोई भी अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने फ्रिज से निकाली है, आपको पता कैसे चलता है कि वो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो जो बॉटल है वो हॉट है या बॉटल जो है उसका टेम्परेचर कम है, ठंडी बॉटल है या नहीं, कैसे पता चलता है आपको? विद द हेल्प ऑफ थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके स्किन में, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द 5 टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं होंगे, अगर आपके पास टच रिसेप्टर, प्रेशर, पेन, थर्मो रिसेप्टर्स नहीं होंगे, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीजों को जो स्टिमुलस की तरह काम करते हैं। आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा एग्जाम्पल क्लास 9th में, राइट, कि व्हेनेवर आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करते हैं, तुरंत आपका जो थर्मो रिसेप्टर है वो मैसेज देता है आपके ब्रेन को कि भाई आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, और आप तुरंत उससे हाथ अलग कर लेते हैं, विच इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। बट वो आप कर क्यों कैसे पाए, आप जरा समझिए सेम एग्जांपल के साथ कि यदि आपके स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स हो ही ना, तो क्या बिना थर्मो रिसेप्टर्स के आप ऐसा जो सेंस है वो आपका जो सेंसेशन है वो एक्टिवली सेंस कर पाएगा इन चीजों को या नहीं, ये जानना जरूरी है, राइट। सो if we talk about the skin, it contains receptors जो आपके sensations में help करता है, right? Number 1 is touch, okay? तो किसी भी प्रकार के touch को sense करने के लिए आपके body में है touch receptors, ठीक है। जो touch receptors हैं they sense टच, ठीक है, एंड आपके ब्रेन को मैसेज देंगे एंड द ब्रेन विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, राइट। देन प्रेशर के लिए आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, पेन के लिए आपके स्किन में पेन रिसेप्टर्स हैं, एंड हीट एंड कोल्ड के लिए आपके पास थर्मो रिसेप्टर्स तो हैं। तो सेंसेशन इज अनदर फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट टेम्परेचर रेगुलेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए कि आपकी जो स्किन है वो टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है। अभी हमने पढ़ा था होम्योस्टैसिस, तो वो कैसे मेंटेन रख पाता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्किन 2 काम करता है। नंबर 1 इज वेसोडाइलेशन एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है वेसोडाइलेशन एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से, ठीक है, एंड ये कंफ्यूज भी कर जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि जब डायलेट हो रहा है ना, राइट, रिमेंबर जब डायलेट हो रहा है तो वाइड हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। वाइड डायलेट इज द ट्रिक, ये ट्रिक है लर्न करने के लिए, इसके लिए वाइड डायलेट लॉस, ओके। इसकी एक और ट्रिक है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, अगर आप चाहें तो उसको भी आजमा सकते हैं। लॉस्ट वाइड डायलेट, ओके, लॉस्ट वाइल डायलेट, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो हीट है वो ज्यादा लूज आउट करती है आपकी बॉडी, जब आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो वाइडन हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, एंड प्रोसेस को वाजो डायलेशन कहते हैं, ओके। सो लॉस वाइल डायलेट, ये एक और ट्रिक है, आप डायलेट वाइड लॉस करके भी इसे याद रख सकते हैं, ओके। सो रिमेंबर जब वेसो डायलेशन होता है तो आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो वाइडन हो जाती हैं,
ओके, ऑलराइट। वाइडन का मतलब अगर ये इनिशियल आपकी बॉडी का, आपके जो ब्लड वेसल्स है इतना नहीं होता, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ। तो अगर इनिशियल कंडीशन ये है ना, तो आफ्टर वेसोडाइलेशन, प्लीज ये मत समझिएगा कि सेम लेंथ है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। सो दिस इज डायलेशन, ओके, दिस इज डायलेशन, ठीक है, हमको समझ में आया, दिस इज डायलेशन। बट अगर हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो वेसल्स नैरोअर हो जाती हैं, इस बात को भी आपको समझना है, ठीक है। तो मतलब इनिशियल अगर ए स्टेज ये था आपका, इफ दिस इज द ए स्टेज, तो आपका जो बी स्टेज है वो क्या हो जाएगा, आपके बी स्टेज में ये हो जाएगा, ओके। तो ये वाला जो प्रोसेस है, दिस इज कॉन्स्ट्रिक्शन वेर इन योर ब्लड वेसल्स आर गेटिंग नैरोअर, राइट। तो जब ब्लड वेसल्स आपके नैरो होते हैं, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, और यहाँ पर जो हीट का लॉस है वो डिक्रीज होएगा, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, अगेन द सेम केस, कॉन्स्ट्रिक्शन, नैरो एंड डिक्रीज, ओके। सो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नैरो कंस्ट्रक्शन डिक्रीजेस, ओके, ऐसे भी याद कर सकते हैं, नैरो कंस्ट्रक्शन डिक्रीजेस। कंस्ट्रक्शन शब्द में जानबूझ के यहाँ पे इस्तेमाल करियो, क्योंकि ये शब्द आपने बहुत ज्यादा सुना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग, तो ये याद रहता है, राइट। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नैरो कंस्ट्रक्शन डिक्रीजेस, ऐसे भी नैरो कंस्ट्रक्शन डिक्रीज, ऐसा भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल हो। बट यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से ध्यान से याद रखें। इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेचर रेगुलेशन, आपकी स्किन कैसे टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है। सो आपका जो स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है वाया वेसोडाइलेशन एंड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोडाइलेशन में क्या होगा, जब आपकी बॉडी को हीट लूज करने की जरूरत है, कब करने की जरूरत होगी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो आपकी बॉडी टेंड करेगी हीट को लूज करने के लिए, तो आपके ब्लड वेसल्स जो है वो वाइड हो जाएंगे। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, आपके ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगे और हीट लॉस कम हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। तो एक्सेस, देखिए एडिपोज टिश्यू आपके आप जिसको फैट सेल्स भी कह सकते हैं, एडिपोज टिश्यू आपके स्किन में होता है, अंडरलाइंग होता है स्किन में, राइट, एडिपोज टिश्यू, या। सो इफ वी टॉक अबाउट एडिपोज टिश्यू, इसका एक और फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट, या। सो एक्सेस फूड आपकी बॉडी में जो है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंड यही जो फैट है, एक्सेस फैट जो है आपकी बॉडी का, ये एनर्जी रिजर्व की तरह, हीट इंसुलेटर की तरह और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, और ये एडिपोज टिश्यू में आकर कलेक्ट होता है, जो कि विच एक्चुअली अंडरलाइन योर स्किन, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट एक्सेस फूड, ये फैट की तरह स्टोर हो जाता है आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में, और यही एक्ट करता है एज द एनर्जी रिजर्व नंबर 1, heat insulator number 2 and shock absorber number 3, राइट। सो दैट्स अबाउट द स्टोरेज ऑफ फूड, ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज समथिंग वेरी इजी। एंड ये फिफ्थ वाला तो उससे भी इजी है, दैट इज एक्सक्रीशन, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, कैसे होता है, एक्सक्रीशन हो रहा है स्वेट के द्वारा, ठीक है। तो जो स्वेट है, अगर आप स्वेट का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें वाटर होता है, सॉल्ट होता है, मिनिमल अमाउंट, वेरी वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, राइट। सो आपकी बॉडी एक्सक्रीट भी करती है वाया स्वेट, जहां पर जो एक्सेस सॉल्ट है, वाटर है और यूरिया है, स्मॉलर अमाउंट्स में, वो आपकी स्किन रिमूव करती है, तो एक्सक्रीशन भी आपकी स्किन का फंक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द विटामिन डी सिंथेसिस, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम यूवी रेस के बारे में बात करते हैं, तो यूवी रेस के जो आपकी यूवी रेस है वो क्या करती है, जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है विटामिन डी का, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, याद रखिएगा। तो प्रिकर्सर का मतलब होता है, अगर बी इज विटामिन डी, ओके, एक मॉलिक्यूल है बी विच इज नथिंग बट विटामिन डी, तो विटामिन डी बनने के पहले क्या बनता है, ए, राइट। सो ए विटामिन डी का प्रिकर्सर बन जाएगा। समझ में आया आपको प्रिकर्सर से क्या मतलब है। तो यूवी रे जो है वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए जो था वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, पीएम है, ठीक है, और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा कौन, यूवी रे, ठीक है। यूवी रे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है, एंड दिस विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द विटामिन डी सिंथेसिस। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द वेरी वेरी इजी, आई कैन डेफिनेटली से इजीएस्ट फंक्शन हमको पता है, ठीक है। रिजेस होते हैं, ग्रूव्स होते हैं आपके पाम फिंगर्स में, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से ग्रिप जो है वो आपकी प्रॉपर होती है, ठीक है। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना।
एंड मैं अपनी जो स्पीड है मैंने आपको बताया है दैट आई फ्रेगमेंटेड द वीडियोस इन द ड्यूरेशन ऑफ 30 to 35 मिनट्स। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, बट समय कम हो ताकि कम समय में आप ज्यादा ज्ञान का अर्जन कर सके, ठीक है। तो चलिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैम यहाँ पर थोड़ी स्पीड ज्यादा हो गई, आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज मुझे डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं स्किन के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए एंड आई वांट यू टू पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड प्लीज ये जो डायग्राम मैंने अटैच किया है तो इसको एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें डायग्राम है तो आप देख सकते हैं वैसे भी, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए। अगर आप स्किन के बारे में बात करेंगे तो स्किन हैज 3 लेयर्स, राइट। द नंबर 1 इज एपिडर्मिस, ओके, ऑलराइट। नंबर 2 is the dermis and number 3 is hypodermis. Epidermis, dermis, hypodermis, which is also called as the subcutaneous layer, right? So epidermis, dermis, hypodermis. The outermost one is the epidermis. याद रखना है, जो सबसे बाहरी लेयर है, बाहरी आवरण आप कह सकते हैं आपके स्किन का, दैट इज एपिडर्मिस, जिसको आप कहते हैं आउटर लेयर। डोंट वरी, हम अभी इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी प्लीज आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अभी आप यहाँ पर इस फिगर में देख रहे होंगे कि आपका जो एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है या संरचना है, उसमें भी उसको भी क्लासिफाई किया जाता है, उसके भी 4 आपको अलग अलग लेयर दिखाई दे रहे हैं। आपको डिफरेंट लेयर्स एपिडर्मिस की भी दिखाई दे रही है, विच इज आउटर लेयर इन दिस डायग्राम, राइट। सो वी हैव 5 लेयर्स: स्ट्रैटम कॉर्नियम, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basal, ओके। तो क्या यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होगा? क्या स्किन में स्ट्रेटिफाइड टिश्यू होता है? अब स्ट्रेटिफाइड टिश्यू क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको टिश्यू सिस्टम ह्यूमन बॉडी का पढ़ना बेहद आवश्यक है, नहीं तो आप बहुत सारी टर्म्स है जो नहीं समझ पाएंगे आगे जाके, राइट। सो प्लीज मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप जो टिश्यू वाला पोर्शन है अपने आपके स्कूल बुक्स का या आपने जहां पर भी पढ़ा है स्कूल, अगर आपको टिश्यू सिस्टम, आपने जोलॉजी के स्टूडेंट रहे तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, इसको एक बार रिएट्रेट कीजिए, ठीक है। सो स्ट्रक्चर के, अगर आप स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एपिडर्मिस विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद आएगी डर्मिस जो इनर लेयर है, एंड देन द सबक्यूटेनियस लेयर विच इज द इनर मोस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, राइट। तो अगर आप स्किन को समझने का प्रयास करेंगे, सो देयर आर 3 लेयर्स: एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, देन मिडिल लेयर आपकी डर्मिस है और इनर मोस्ट लेयर आपकी हाइपोडर्मिस है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं एपिडर्मिस की तो वो फर्दर क्लासिफाइड है इनटू स्ट्रैटम कॉर्नियम, ल्यूसिडियम एंड ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसेल, ठीक है। सबके आगे स्ट्रैटम लग जाएगा। सो ये आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया हमको? तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया है एंड देन अब हम सारे जो पार्ट्स है, एपिडर्मिस है, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इनको अच्छे से एक बार समझेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एपिडर्मिस की, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। सबसे बाहरी जो आपका लेयर है आपकी स्किन का, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आउटर मोस्ट लेयर है, बट यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो एपिडर्मिस है स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, हमको ये याद हो गया मैम कि भाई स्किन जो है उसकी लेयर्स थ्री लेयर्स है: एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस, ठीक है। कई बार आपको पता है आप रिविजन नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ते हैं, ओके हमें लेयर याद है एंड द लेयर आर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, बट ये सीक्वेंस ही नहीं है ना। अगर आप लर्न ही गलत करेंगे तो आप कभी भी सीक्वेंस सही से एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। द रीजन इज कि जब आप एग्जाम में होते हो तो आप अलग स्ट्रेस कंडीशंस में होते हो, तो आपको जिस सीक्वेंस में लेयर है उसी सीक्वेंस में याद रखिए, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, तो आपको आउटर, मिडिल एंड इनर मोस्ट याद रहेगा, ठीक है। तो एपिडर्मिस जो है वो एक थिन लेयर है, लेकिन थिन किससे है एज कंपेयर टू द डर्मिस। आप देख सकते हैं आपके पास डर्मिस, अगर आप यहाँ देखें तो डर्मिस जो है वो थिकेस्ट लेयर होती है स्किन की, ठीक है। So outermost layer is epidermis, this is thinner than dermis. Dermis जो लेयर है स्किन की उससे थिन होती है। यहाँ पे कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं पाए जाते, इस बात को ध्यान से समझेंगे। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज आपको पढ़ने हैं, एनिमल टिश्यूज जो मैंने आपको बोला, एक बार रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एपिथेलियल टिश्यू और जो रिमेनिंग पार्ट है सिलेबस के वो कवर करेंगे, क्योंकि दे आर ऑल, अगर आप देखें वास्ट जो था वो स्केलेटल सिस्टम, स्किन था एंड नेल एंड हेयर था ना, बाकी सारी चीजें बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं इन सिंगल क्लास। ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इनको मैं कवर करूंगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमको समझ में आ गया।
अब हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं आपके एपिडर्मिस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में और उनको आपको याद करना है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि आपने इस वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया और आपने उसको साइड कर दिया, ऐसा मत कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप नोट्स बनाइए। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि पीडीएफ आप क्यों नहीं प्रोवाइड करें, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहती हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है दैट ड्यू टू पायरेसी एंड प्राइवेसी इश्यूज आई एम नॉट एबल टू शेयर द पीडीएफ ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने सेल्फ नोट बनाइए। मैं हर क्लास में कहती हूँ कि आप सेल्फ नोट बनाएंगे ना, तो आपको देखिए आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, क्या गारंटी आप रिवीजन करेंगे, लेकिन अगर नोट्स आप बनाएंगे, आप मेहनत करके साथ साथ में पढ़ाई करेंगे, तो आप ये सारी चीजें कवर होती जाएंगी। ओके, सो वी आर सून वर्किंग ऑन आवर ऐप। तो ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे, बट अभी ड्यू टू द पायरेसी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द पीडीएफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हमने एपिडर्मिस के बारे में बात कर ली, विच इज द आउटरमोस्ट लेयर। ये डर्मिस से थिन होती है एंड इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स, ठीक है। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस अपने आप में आउटरमोस्ट आउटर लेयर है स्किन की, और एपिडर्मिस की भी जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रैटम कॉर्नियम, रिमेंबर दैट, ठीक है। जो आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम है इसको कहते हैं कॉर्निफाइड लेयर। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम, दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एंड याद रखिएगा कि यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं? यहाँ पे आपका जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं, फ्लैट डेड सेल्स, बट यहाँ पे कैरेटिन बहुत मात्रा में होता है। सेल्स ये डेड है, स्ट्रैटम कॉर्नियम के सेल्स जो हैं वो डेड है, बट दे आर वेरी रिच इन कैरेटिन एंड इट इज द आउटरमोस्ट लेयर। अब इसका फंक्शन क्या है मैम? वाटर लॉस से बचाता है, माइक्रोब से बचाता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है। आउटरमोस्ट लेयर का अधिकतर कार्य यही है। अगर आप कहीं पर भी आउटरमोस्ट लेयर की बात करेंगे आपको सेम फंक्शन नजर आएगा, ठीक है। ये समझ गए हम। तो ये है स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। तो डेड सेल्स, फ्लैट डेड सेल्स का बना होता है, कैरेटिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए आपको ये जो स्ट्रैटम ल्यूसिडम, ग्रैन्युलोजम और स्पाइनोजम दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो तीन है दे आर अंडर द ग्रैन्युलर लेयर्स। इन ये जितने हैं ल्यूसिडम, ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोजम, ये 2-3 लेयर्स फ्लैट सेल्स की हैं। ये आपकी तीन लेयर्स जो है ये इनको ग्रैन्युलर लेयर कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रैटम कॉर्नियम उसको कॉर्निफाइड, बाकी तीन को आप ग्रैन्युलर लेयर कहते हैं। ये थिन लेयर है जो कि आपके मिडिल में पाई जाती है एपिडर्मिस के, और यहाँ पे 2-3 लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड सेल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पे ध्यान से समझिए, इट फॉर्म्स द स्ट्रैटम कॉर्नियम। ध्यान से समझने की बात है कि यही जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे आपकी स्ट्रैटम कॉर्नियम बनाती है, यानी कॉर्निफाइड लेयर बनाती है। आपको समझ में आया? ग्रैन्युलर लेयर जो है वो फ्लैटेंड सेल्स है 2-3 लेयर की, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी, दैट ये ही ग्रेजुअली स्ट्रैटम कॉर्नियम बनाती है, यानी कॉर्निफाइड लेयर आपकी ग्रैन्युलर लेयर से ही बनती है। क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटम बेसेल, और ये लोअर मोस्ट लेयर है आपकी, ठीक है। इसको हम जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। इट इज द इनर मोस्ट एपिडर्मल लेयर। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो लिविंग है। अभी हम डेड सेल्स की बात कर रहे थे, सो द सेल्स आर लिविंग एंड दे एक्टिवली डिवाइड, ठीक है। और क्योंकि डिविजन हो रहा है तो नए एपिडर्मल सेल बनेंगे, जहां पर भी स्किन में डैमेज होगा वो यहीं से रिपेयर होगा। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? ओके, नहीं आई तो आप इसको रिपीट करके एक बार सुन लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ डर्मिस, विच इज द मिडिल लेयर। द स्पेलिंग ऑफ मिडिल इज नॉट करेक्ट ओवर हियर, ठीक है, इट विल बी MIDDLE। ओके, सो यहाँ पे याद रखेंगे कि डर्मिस जो है वो मिडिल लेयर है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम ये इमेज में बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। एपिडर्मिस हमने देख लिया, एपिडर्मिस की सब लेयर्स देख ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डर्मिस, द मिडिल लेयर, ठीक है। एंड अगर आप देखें इस पिक्चर में, हर एक पिक्चर में आपको दिखता है कि जो डर्मिस है वो थिकेस्ट लेयर है आपकी स्किन की, है ना। अगर आप सेबेशियस ग्लैंड की बात करेंगे, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड की बात करेंगे, ब्लड वेजल्स की बात करेंगे, नर्व्स की बात करेंगे, तो ये आपको कहां पर दिख रहे हैं? आप हेयर फॉलिकल की बात करेंगे, ये सारी चीजें आपको डर्मिस में दिख रही हैं। तो आपको समझ में आ रहा है डर्मिस का इंपॉर्टेंस कितना है, राइट। यहाँ इफ वी टॉक अबाउट डर्मिस, डर्मिस जो है इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये
याद रखना है आपको, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो बनाते हैं डर्मिस। इसीलिए डर्मिस, अगर आप डर्मिस की बात करेंगे तो डर्मिस में आप देख सकते हैं आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, आपको नर्व्स नजर आ रहे हैं, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, हेयर इरेक्टर मसल, ये सारी चीजें आपको कहाँ नजर आ रही हैं, ब्लड वेसल्स, ये सब डर्मिस में है। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। तो याद रखिए कि ये एक इनर थिक लेयर है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, इसमें इलास्टिक फाइबर भी होता है एंड दिस इज अ टफ एंड फ्लेक्सिबल लेयर, ठीक है। अब ये लेयर जो है वो थिक कहाँ होती है, आपके जो पाम है और सोल है यहाँ पर ये लेयर थिक होती है, थिकेस्ट होती है सबसे ज्यादा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दैट द डर्मिस इज थिकेस्ट एट पाम्स एंड सोल्स, एंड ये आईलिड्स जो होती हैं, आप टच करिए और आपको समझ में आ जाएगा आपकी आईलिड्स की इसकी स्किन कितनी डेलिकेट होती है। सो द डर्मिस लेयर इज थिनेस्ट एट द आईलिड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स विच आर देयर विद इन द डर्मिस। तो अभी हमने बात की कि भाई ब्लड वेजल्स हैं, एपिडर्मिस में नहीं होती हैं, यहाँ पर है, तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती हैं। फिर नर्व फाइबर्स भी हैं जिसकी वजह से सेंसेशंस, आप रिसेप्टर्स हैं जिसकी वजह से आप सेंसेस जो है, सेंसेशंस जो है उनको फील कर सकते हैं। इसके अलावा हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड एंड सेंसरी ऑर्गन्स जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके आपके डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, आप फिगर में भी देख सकते हैं और हमने इसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन की, क्या क्या फंक्शन है, ये बहुत इजी सा चीज है, ठीक है। तो आप, if we talk about dermis, the middle layer of the skin, ठीक है, thickest layer of the skin, यहाँ पे हमने glands भी देखे हैं, blood vessels भी देखे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आप, और साथ में हमने ये भी देखा है कि सेंसेशन में भी हेल्प कर रहा है, तो वही सारी चीजें हमने यहाँ पढ़नी है, ठीक है। जो कोलेजन है आपके डर्मिस में, ये स्ट्रेंथ और टफनेस, कोलेजन इज अ फाइबर, तो कोलेजन फाइबर जो आपकी डर्मिस में है वो स्ट्रेंथ और टफनेस प्रोवाइड करता है इस लेयर को। जो इलास्टिन है आपके इस लेयर में, वो इसे फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ब्लड वेजल्स न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं, एपिडर्मिस को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए न्यूट्रिएंट्स होने भी चाहिए ना, तो भाई एपिडर्मिस में तो ब्लड वेजल्स है नहीं, तो ब्लड वेजल्स डर्मिस में है जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं एपिडर्मिस को, ठीक है। नाउ द सेंसरी फंक्शन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं आपके टच, पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए, वो आपके डर्मिस में होते हैं, ओके। एंड साथ में स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, अभी हमने बात की थी कि टेम्परेचर रेगुलेशन में वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, साथ साथ में स्वेट से भी आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो स्वेट ग्लैंड होते कहाँ पर है स्किन में, स्वेट ग्लैंड आपके डर्मिस में होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में जहाँ स्किन सिलेबस रहा है ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द hypodermis, okay, now hypodermis is the innermost layer, the subcutaneous tissues form the hypodermis, so it is the innermost layer, remember that। so हमने पहले पढ़ा epidermis, dermis and hypodermis, ठीक है। epidermis में blood vessels नहीं थे, dead cells थे, flattened dead cells, but उसके सब layers भी हमने पढ़े, and then उसके बाद हमने पढ़ा आपका डर्मिस, जहां पे हमको ब्लड वेसल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, रिसेप्टर्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब देखने के लिए मिले along with the blood vessels। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस जो है, इट इज द इनरमोस्ट लेयर बीनीथ डर्मिस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अभी हमने पढ़ा था स्किन का जो फंक्शन है वो स्टोरेज भी है, तो स्टोरेज क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द फैट, ओके। और सॉरी, स्टोरेज हो किसका रहा है, फैट का, एनर्जी रिजर्व की तरह, फूड रिजर्व की तरह, वो हो कहां पर है, एडिपोज टिश्यू में, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। और एडिपोज टिश्यू जो है वो कहां पर है, हाइपोडर्मिस में, ठीक है। तो अगर हम हाइपोडर्मिस की बात करते हैं, एडिपोज टिश्यू के साथ साथ हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं, nerves hai and the connective tissues, okay, all right। so if we talk about hypodermis, it is the innermost layer beneath the dermis। if we talk about the components, adipose tissue, blood vessels, nerves and the connective tissue, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है, तो भाई एडिपोज टिश्यू है इसलिए एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्प्शन का काम, क्योंकि फैट है तो हो जाता है, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन भी फैट की वजह से है, बॉडी को कॉन्टोरिंग भी एक तरीके से प्रोवाइड करता है, एंड अलग अलग जो मेडिसिन हैं आप उनके जब सिरिंज लेते हैं तो उसका जो साइट है वो भी आपका हाइपोडर्मिस ही है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे भी ब्लड वेजल्स हैं और यहाँ पे नर्व्स भी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स अबाउट हाइपोडर्मिस। हमने हाइपोडर्मिस के फंक्शंस को, डेफिनेशन और कंपोनेंट्स को पढ़ लिया, डर्मिस के कंपोनेंट्स और फंक्शंस को पढ़ लिया, एंड साथ साथ में एपिडर्मिस के कंपोनेंट और फंक्शन को भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आपके स्किन अपेंडेजेस की, जो कि स्किन के डेरिवेटिव समझे जाते हैं। आपका जो हेयर और नेल है वो
दे आर एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन। अगर आप ग्लैंड्स के बारे में भी बात करते हैं ना, अभी हमने स्वेट ग्लैंड के सेबेशियस ग्लैंड के बारे में बात की, सेबेशियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस करता है, स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करता है, दे आर ऑल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, ठीक है। तो हेयर इज अ स्किन अपेंडेज, ये याद रखिएगा। एंड व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से अपेंडेजेस? डेरिवेटिव्स, ओके। सो हेयर, अगर आप हेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना देखेंगे, हेयर बहुत बहुत सिंपल सा है, बट फोरेंसिक साइंस में क्यों पढ़ाया जा रहा है वो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो अगर आप हेयर देखेंगे तो इसमें एक शाफ्ट होता है, ठीक है, ऑलराइट। देन ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द हेयर शाफ्ट, जो आपको दिख रहा है ना आपके स्किन के ऊपर, दैट इज हेयर शाफ्ट, ठीक है। देन हेयर रूट, जो कि आपकी स्किन में एम्बेडेड रहती है, एंड द हेयर बल्ब, ठीक है। तो ये जो हेयर बल्ब वाला पोर्शन है आपका, विच इज विजिबल ओवर हियर, इसको भी सब कैटेगराइज किया गया कॉर्टेक्स, मेड्यूला और क्यूटिकल लेयर में, ठीक है। तो आपका जो हेयर शाफ्ट कौन सा पार्ट है जो आपकी स्किन के ऊपर दिख रहा है? वो हेयर शाफ्ट। जो एम्बेडेड है स्किन में वो हेयर रूट, ओके। एंड द पोर्शन हेयर बल्ब, जिसमें डर्मल पैपिला होता है, डर्मल इज स्किन, स्किन पैपिला, एंड ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती है हेयर बल्ब पार्ट में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आपको हेयर के पार्ट्स याद रखने हैं, शाफ्ट, रूट और बल्ब। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बल्ब, क्योंकि यहाँ पे डर्मल पैपिला है जिनकी वजह से ब्लड सप्लाई पॉसिबल होती है। ये चीज याद रखनी है बस हेयर में, और कुछ यहाँ से याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या रोल है वो याद रखना है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। अभी यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि हेयर एक स्किन अपेंडेज है जैसे नेल, ठीक है। हेयर में हेयर शाफ्ट होता है, रूट होती है, बल्ब होता है। शाफ्ट जो विजिबल पोर्शन है अबव द स्किन, बिलो द स्किन जो है वो हेयर रूट, एंड द हेयर बल्ब जहां पर डर्मल पैपिले होते हैं जिनकी वजह से ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेल्स। दे आर ऑल्सो द स्किन अपेंडेजेस और स्किन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्किन, आप नेल देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेल के अगर बेसिक पार्ट्स आप देखेंगे तो रूट अगेन जो एम्बेडेड रहेगी, नेल प्लेट, ये जो आपको जैसे हेयर शाफ्ट होता है वैसे ही नेल प्लेट, ठीक है। देन ये जो ये एज है, दिस इज फ्री मार्जिन, ठीक है। एंड देन द नेल बेड, ओके। एंड दी क्यूटिकल, जो अभी हमने हेयर में भी देखा था, एंड ये जो रीजन है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। ऑलराइट, दिस इज जो ऐसा आपको दिखता है, आप अपने नेल में देख सकते हैं, दैट्स द ल्यूनुला, ओके। एंड देन दिस इज द नेल बॉल, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं नेल्स की, तो अगर आपको डिफाइन करना है नेल्स को तो आप कैसे कर सकते हैं? दैट दे आर दी हार्ड केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नथिंग बट स्किन डेरिवेटिव्स और अपेंडेजेस, ओके। तो इनका काम क्या होता है? आपकी फिंगर टिप्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और अगर आप कोई चीज को ग्रास्प कर रहे हो तो ग्रास्प करने में मदद करना भी आपके नेल्स का फंक्शन होता है। तो इनका प्राइमरी फंक्शन है फिंगर टिप्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ऑल राइट, एंड दे ऑल्सो असिस्ट इन ग्रास्पिंग, ठीक है। एंड व्हाट आर दे आर कैरेटिनाइज स्ट्रक्चर्स। बट क्यों फोरेंसिक साइंस में इंपॉर्टेंट है वो अभी हम पढ़ेंगे, है ना। नाउ द अनदर स्किन डेरिवेटिव, द सेबेशियस ग्लैंड, जो सीबम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये आपकी स्किन को ल्यूब्रिकेट करता है, आपकी स्किन को एक वाटर प्रूफिंग देता है, आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, और हेयर फॉलिकल्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमको इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है सेबेशियस ग्लैंड्स को, क्योंकि हमको सिर्फ ओवरव्यू पढ़ के ये पढ़ना है कि फोरेंसिक बायोलॉजी में क्या यूज है, ठीक है। नहीं तो अपने आप में ये बहुत वास्ट है, ठीक है। नाउ स्वेट ग्लैंड्स जो है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कौन से लेयर में होंगे? डर्मिस में, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो ग्लैंड है दैट इज एक्राइन स्वेट ग्लैंड, ठीक है। ये आपके पूरे डर्मिस में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। एंड ये कौन सा स्वेट प्रोड्यूस करता है? वाटरी स्वेट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वाटरी स्वेट? ऐसा स्वेट जिसमें लिक्विड पोर्शन ज्यादा होगा, ठीक है। लिक्विड फ्लूइड पोर्शन जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए वाटरी कह रहे हैं। सो एक्राइन ग्लैंड एंड एपोक्राइन, दे बोथ आर द स्वेट ग्लैंड्स। बट अगर हम बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड की, तो ये थिकर सेक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्राइन, तो ये वाटरी जो स्वेट है वो प्रोड्यूस करता है, मोर फ्लूइड, ठीक है। दोनों का काम थर्मल रेगुलेशन है, टेम्परेचर रेगुलेशन करना, ठीक है। बट रिमेंबर दैट जो आपका एपोक्राइन ग्लैंड है वो एक्सक्रीशन का काम भी करता है। जो एक्सेस सॉल्ट है या वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया है वो यहीं से ऐड होगा आपके स्वेट में, क्योंकि स्वेट भी एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन है आपकी बॉडी के लिए, राइट। सो स्वेट ग्लैंड एक्राइन एंड एपोक्राइन। एक्राइन, इफ यू टॉक अबाउट देम, मोर वाटरी स्वेट दे प्रोड्यूस, ठीक है। एंड ये थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, डर्मिस में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड जो है एक्सिला एंड ग्रोइन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर द एपोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन में मदद करते हैं।
ओके, ऑलराइट, ये हमको समझ में आ गया अच्छे से। तो हमने भाई अपेंडेजेस पढ़ लिए, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर, नेल्स। ओके, इसके साथ साथ हमने एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इनके सब पार्ट्स और साथ साथ में फंक्शन को भी देख लिया। अब हम बहुत जल्दी से फंक्शन की बात करेंगे, आपके हेयर की, स्किन की, इन फॉरेंसिक बायोलॉजी क्या रोल है आपके स्किन का, आपके हेयर का और आपके नेल्स का। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है कि स्किन सेल जो है वो एक नाइफ के हैंडल से रिकवर किए गए, ठीक है। अब जो भी सस्पेक्ट आपको लग रहा है उस पर्टिकुलर केस का, तो आप अगर जो डीएनए, आप जो स्किन सेल्स आपको मिले आप उसके डीएनए प्रोफाइल से मैच करके देख लीजिए। अगर वो मैच कर जाता है तो एक बहुत सॉलिड एविडेंस है टू प्रूव द पर्सन गिल्टी। समझ में आया आपको? हमको पता है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन, और ये डेफिनेटली फॉरेंसिक एविडेंसेस, जो आपके बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उनसे किसी भी केस को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। अब याद रखिएगा दैट अगर हम, आपने सुना होगा कि अगर आप ये एक जनरल नॉलेज की बात है कि अगर आप अपने घर की डस्टिंग करते हैं तो उसमें लगभग 60 to 70% डेड सेल्स रहते हैं, जो आपका हाउस होल्ड डस्टिंग होती है उसमें। ओके, वाई? बिकॉज योर बॉडी कंटिन्यूसली शेड्स एपिथेलियल सेल्स, जो स्किन सेल्स हैं आपकी बॉडी वो कंटिन्यूसली शेड करती रहती है, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये आपके क्लॉथिंग्स में हो सकते हैं, ठीक है, या जो वेपन, मर्डर वेपन जो यूज करा है, या कोई भी जो क्राइम वेपन है उसमें ये सेल्स मिल सकते हैं। मोबाइल फोन, डोर हैंडल, ड्रिंकिंग ग्लास, सिगरेट बट्स, ये सारी जो ऐसे पॉसिबल जगह हैं यहाँ पर आपके शेडेड एपिथेलियल स्किन सेल्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। और यही जो सेल्स हैं इनमें क्या होता है, इनमें होता है आपका न्यूक्लियर डीएनए, और न्यूक्लियर डीएनए के माध्यम से, इस न्यूक्लियर डीएनए की एसटीआर प्रोफाइलिंग कर कर आप जो डीएनए प्रोफाइल है उसको सस्पेक्ट की प्रोफाइल से मैच करके देख सकते हैं कि क्या जो जिसे आप सस्पेक्ट करें वो ही गिल्टी है या नहीं, ठीक है। तो सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में, विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन में, और फिजिकल कांटेक्ट को स्टैब्लिश, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी आपको जो आपका जो सस्पेक्ट है उसके स्किन सेल्स आपको विक्टिम की बॉडी में मिलेंगे अगर फिजिकल कांटेक्ट हुआ तो, राइट। सो दैट्स अबाउट इट, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टच डीएनए एनालिसिस। ओके, जो फॉरेंसिक बायोलॉजी में होती है। तो टच डीएनए एनालिसिस में क्या होता है, द डीएनए विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन सेल्स डिपॉजिटेड व्हेन अ पर्सन टचेस एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने बात की कि आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली एपिथेलियल जो सेल्स को शेड कर रही है, ठीक है। तो वेन एवर यू टच एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ठीक है, तो आपके जो स्किन सेल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, ऑलराइट। जैसे कहाँ पर, अभी हमने बात की मोबाइल फोन, वेपन, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट, स्टीयरिंग व्हील्स, आप किसी भी सरफेस को आप टच कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो जो स्किन सेल्स है, अभी हमने बात की, इसमें न्यूक्लियर डीएनए होता है, तो न्यूक्लियर डीएनए के एनालिसिस से, ओके, ये आप पता चल लगा सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने किस किस चीज को टच किया है। ओके, नाउ दिस इज विदाउट द बायोलॉजिकल फ्लूइड। अगर देखो, आपके जो सेल्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते टू द नेकेड आइज, राइट। तो अगर बायोलॉजिकल फ्लूइड नहीं है, उसकी प्रेजेंस के बिना भी, विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट इन द एपिथेलियल स्किन सेल, इन्वेस्टिगेटर कैन रिकवर द डीएनए। ओके, ऑलराइट। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है दैट अ बर्गलर टचिंग अ विंडो फ्रेम में लीव सफिशिएंट डीएनए फॉर द आइडेंटिफिकेशन। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द स्किन सेल्स जो शेड करती है आपकी बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द टच डीएनए एनालिसिस, ठीक है। चलिए, देन द फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। तो जो एपिडर्मल स्किन रिजेस होते हैं उसकी वजह से ही फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन होता है, और हर किसी व्यक्ति की फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, चेंज भी नहीं होती है, ठीक है। अलग जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उनके भी जो फिंगरप्रिंट्स है वो सेम होते हैं, राइट। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, क्रिमिनल का डेटाबेस मैच करना है, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो आप उसके लिए फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड फिंगरप्रिंट्स जो है वो किस वजह से बनती हैं, आपकी स्किन पर एपिडर्मल सेल्स में की वजह से जो रिजेस बनती हैं, उन वही तो आपकी फिंगरप्रिंट्स बनाती हैं, एंड दे आर यूनिक, राइट। सो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्किन टू द फोरेंसिक साइंसेस। एंड देन द स्किन इंजरीज, जो स्किन में इंजरीज होती है उससे भी जो आपके वॉयलेंस अगर हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करने में मदद करती है, जैसे कौन सी इंजरी हुई है, कहाँ कहाँ पर अब्रेजन्स है, ठीक है। तो अब इफ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इंजरी, द अब्रेजन की अगर आप बात करेंगे, अगर आपको स्किन में अब्रेजन दिख रहा है तो कौन सी इंजरी हुई है, स्क्रैप किया गया है,
ठीक है, यानी किसी ने आप समझिए कि इफ दिस इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो स्क्रैपिंग भी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में इंजरी हुई है वो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रूजेस भी, छोटे छोटे निशान बढ़ जाते हैं ब्लंट फोर्स से अगर कोई मारता है, या किस तरीके से ब्रूज लगा है तो उससे आपको वेपन का टाइप भी पता चल जाएगा, ठीक है। देन द लेक्रेजन्स, लेक्रेजन्स में अगर आपने कोई ब्लंट हिट स्किन को किया है या ब्लंट ट्रॉमा है, राइट, तो स्किन वहां से अलग हो जाती है, टियर हो जाती है, दैट इज लेक्रेशन। तो उससे भी आपको वेपन के टाइप का अंदाजा लग जाता है, ठीक है। इंसाइज वाउंड जो शार्प ऑब्जेक्ट से होते हैं तो आपको उससे भी वेपन का अंदाजा लग जाता है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम इवेंट्स, किस तरह की इंजरी हुई है एंड कितना फोर्स अप्लाई किया है, जितना फोर्स अप्लाई किया है उस हिसाब से भी जो सस्पेक्ट है उसका पता लगाया जा सकता है। कैसे? आप किसी ऐसे व्यक्ति को सस्पेक्ट कर रहे हो जो उतने अमाउंट ऑफ फोर्स उसका ओवरऑल बॉडी फिजिक से वो अप्लाई ही नहीं कर सकता until and unless he uses a very powerful weapon or any other if he applies physics in a certain manner, अगर वो उतना टैलेंटेड है तो बात अलग है, राइट। तो आप एक व्यक्ति सस्पेक्ट का जो है उसको भी कंसिडर कर सकते हो ऑन द बेस्ड ऑफ द एक्सटेंट ऑफ फोर्स, राइट। सो इसमें स्किन इंजरी जो है वो मदद करती है। देन द बर्न एग्जामिनेशन, तो थर्मल बर्न, केमिकल, इलेक्ट्रिकल रेडिएशन बर्न जो होते हैं स्किन पर, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा, ठीक है। एक जो फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन है जो बर्निंग की वजह से पैटर्न्स बनते हैं उनसे भी मिलता है। तो इंजरी क्यों हुई होगी, क्या ये कोई एक्सीडेंट है या होमिसिड है, या तो एंटमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम बर्निंग है, या इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द डेथ या बिफोर डेथ क्या कैसी बर्निंग है, ये सारी चीजें जो है वो स्किन एनालिसिस से पता चल जाती हैं, ठीक है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपके पास स्किन और हेयर है फॉरेंसिक बायोलॉजी में तो आप उससे क्या क्या कर सकते हो, इसको एक टेबल का फॉर्मेट मैंने दिया है, प्लीज इसको देख लीजिए एंड नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्किन में एक्सीलेंट डीएनए सोर्स होता है, हेयर में भी होता है गुड अमाउंट में, बट दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्किन, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर में नहीं होते, हमको पता है। टच एविडेंस आपको हेयर में नहीं मिलेगा, स्किन में मिल जाएगा। ड्रग का डिटेक्शन हेयर में एक्सीलेंट कर सकते हो आप, स्किन में लिमिटेड है, हेयर से एक्सीलेंटली कर सकते हो। सेम गोज फॉर पॉइजन, पॉइजन का डिटेक्शन अगर आपको करना है तो हेयर ज्यादा बेटर है, ठीक है। इंजरी का एनालिसिस करना है तो हेयर आपको एक पुअर एनालिसिस देगा, लेकिन स्किन बहुत अच्छी एनालिसिस देगी। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन आप हेयर को कर सकते हो बहुत लंबे समय तक और आपका एविडेंस सेफ रह सकता है, स्किन के लिए ये मॉडरेट होता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वैल्यू बहुत हाई होती है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है स्किन के द्वारा, हेयर की हाई होती है बट एज कंपेयर टू हेयर स्किन की ज्यादा हाई होती है, ठीक है। सो आई होप ये बहुत हेल्पफुल रहा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांट यू ऑल टू पॉन्डर अपॉन, और ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ आप रिवाइज करें और नोट्स भी यहाँ से लेकर जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर टच डीएनए की अगर आप बात करेंगे, टच डीएनए क्या है? टच डीएनए इज नथिंग बट जो आपके एपिथेलियल स्किन सेल्स शेड होते हैं जब आप किसी आपका स्किन कांटेक्ट होता है विद सम ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ठीक है, उसकी वजह से आप को जो क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स है यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए है तो आपको सस्पेक्ट का डीएनए से मैच करने में आसानी होती है, राइट। फिंगरप्रिंट्स जो है वो एपिडर्मल फ्रिक्शन रिजेस की वजह से बनते हैं। हेयर रूट जो होती है उनमें न्यूक्लियर डीएनए होता है। हेयर शाफ्ट में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर रूट में न्यूक्लियर डीएनए होता है लेकिन हेयर का जो शाफ्ट है, शाफ्ट इज द पार्ट विजिबल अबव द स्किन, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, लेकिन जो रूट है विच इज एम्बेडेड इनसाइड द स्किन यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए होता है एंड इसीलिए जो हेयर है उसको ट्रेस एविडेंस की तरह कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ टैटूज भी हेल्प करते हैं। बाइट मार्क्स जो है, अगर किसी फोर्स का एप्लीकेशन है और उसको रेजिस्ट करने के लिए विक्टिम ने बाइट मार्क्स दिए होंगे या विक्टिम पर बाइट मार्क्स हैं तो स्किन पर ही पता चलते हैं आपको, ठीक है। साथ ही साथ ड्रग अब्यूज जो है वो भी हेयर एनालिसिस से ड्रग हिस्ट्री, पॉइजन हिस्ट्री पता चल सकती है। पॉइजन्स बाय आर्सेनिक कैन बी डिटेक्टेड थ्रू हेयर एग्जामिनेशन। तो हेयर और स्किन दोनों से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। एंड द नेल्स, ओके, सो फिंगर नेल्स दे कंटेन द अटैकर स्किन सेल एंड डीएनए, ठीक है। जो फिंगर नेल्स होते हैं उसमें स्किन सेल्स आ जाते हैं अटैकर के। नेल स्क्रैप अगर आप करेंगे तो एक ट्रेस एविडेंस की तरह काम करता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग, ओके, फ्लूइड पॉइजनिंग नेल एनालिसिस से हो सकती है। नेल कैन बी प्रिजर्व्ड एज एविडेंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन ब्लड, ठीक है। ब्रोकन नेल्स अगर होंगे तो पता चलता है कि भाई
सेल्फ डिफेंस किया गया है, स्ट्रगल है, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट या होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन के केसेस में नेल्स जो उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। एंड अगर कोई ड्रग है या कोई हैवी मेटल है तो वो नेल के केराटिन में अक्यूमुलेट कर जाता है, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेल स्क्रैपिंग की अगर आप बात करते हैं, इसमें फाइबर, सॉइल, ब्लड, टिश्यू फ्रेगमेंट मिलते हैं जो कि आपकी जो भी केस का एनालिसिस है उसको करने में मदद करते हैं। ओके, सो दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, स्किन एंड नेल्स। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपकी फॉरेंसिक बायोलॉजी में, इसलिए ये पढ़ाया गया और इसलिए इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। सो एज पर द स्कोप ऑफ द सिलेबस इतना आपको हेयर एंड नेल्स के बारे में जानना सफिशिएंट है। बाकी बेसिक नॉलेज जो है वो आपको अपने आपके जो प्रीवियस बुक्स हैं उनसे मिलेगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं स्किन से बहुत बेसिक, जिनको यहाँ पे पढ़ाना उचित नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर है। अगर आप नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको बस हार्डली 10 मिनट्स लगेगा। गो बैक टू योर ओल्ड बुक्स, पढ़िए उसको, रिवाइज कर लीजिए या डाउनलोड अ पीडीएफ। इट हार्डली टेक्स अ मिनट और आपको वो जो चैप्टर है स्पेसिफिकली उसको पढ़िए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस क्लास के माध्यम से। इसके बाद की जो क्लास होगी उस पर हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एंड सम ऑफ यू हैव आल्सो कमेंटेड कि जो प्रीवियस हमारा प्रैक्टिस सेशन था उसमें कई लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया जब उन्होंने सेल्फ स्कोर देखा। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आप बहुत अच्छे से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं एंड इट मोटिवेट्स मी टू कंटिन्यू विद माई एफर्ट्स फॉर दिस सीरीज, बिकॉज आई लिटरली वॉन्ट कि ऐसे सभी विद्यार्थी जो कोई बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी पेड बैच गलत है, नहीं, एवरीबडी इज प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, जो उनके हिसाब से बेस्ट है वो पॉसिबल आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सभी विद्यार्थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक छोटा सा प्रयास प्रोपीसीएस चैनल के द्वारा। तो आपका पीडीएफ, आपका जो भी फीडबैक है, सॉरी नॉट पीडीएफ, द फीडबैक, तो प्लीज मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़िए ताकि जो भी अपडेट्स है वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं और ये सीरीज उनके लिए हेल्पफुल यदि हो तो प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर प्रिपरेशंस।